हमारे भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और बाल एसोसिएशन अंबेडकर नगर के पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय इन बड़ी शुक्ला जी स्टूडियो में पधारे हैं। हम आपका स्वागत वंदन करते हैं। और आज अन्य की तरीके जिन्होंने अपनी बात कही, कांग्रेस ने अपनी बात कही, सपा ने अपनी बात कही, इसी के तारतम्य में हम भारतीय जनता पार्टी के शुक्ला जी से किसान एमएसपी सब पे वार्ता करेंगे। देखिए यह क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बिल ले आए और उसमें कहा कि किसानों के हित में होगा, किसानों पे भलाई के लिए और उनकी बेटियां बच्चों पढ़ाई के लिए। और हम चाहते हैं किसान इस देश का ऋणदार न बने, कर्जदार बने। तो इस बारे में क्यों नाराज है किसान और पार्टियां क्यों बहुत उद्वेलित हैं, भड़काने में कहिए या नहीं चल पा रही है पारी, या बिहार के हाथ से खींच निकाल रहे हैं, इस पे थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बात काशी में गंगा के किनारे से किसानों को संबोधित करते हुए देव दिवाली के अवसर पर बात कही, उसकी मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इन सारी भावनाओं को समझा और सीधे सीधे तौर पर किसानों को संबोधित किया। एक बात और, अपनी बात को ठीक ढंग से रखने के लिए उन्होंने एक बात ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी गंगा जल जैसे पवित्र मन से यह काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी उस प्रकार की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले आप देख रहे थे किसानों की क्या दुर्दशा होती थी। आप तो यहीं के रचे बसे और पैदा हुए हैं। एकमात्र पेट्रोल टंकी यहां हुआ करती थी तो किस तरह की लाठियां बरसती थी, लाइनें लगती, मैंने देखा। तो ये इस प्रकार की स्थिति हुआ करती थी। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, तो उन्होंने एक गीत ही बनाया था कि देश की उन्नति का रास्ता चलता है गांव गली गलियारों से, और फिर किसानों की बात की, सबकी बात की। तो वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी किसानों का वंदन करती है, अभिनंदन करती है और ये मानती है कि वो किसान ही नहीं बल्कि वो किसान भगवान हैं और इस देश के अन्नदाता हैं। इस नाते से हमको उनके विकास के लिए काम करना है। अच्छा, हम देखें तो एक तरफ गंगा जल को लोग पवित्र मानते हैं, हर कार्यक्रम, विधि विधान, पूजा पाठ सब में गंगा जल पहले अर्पित किया जाता है। क्या हमारा मानना, चैनल का मानना यह है कि एक तरीके मोदी जी ने गंगा के बीच जो धार में रह के कसम भी खाई कि मैं गंगा जल की तरीके निर्मल तरीके से बात करूंगा, इनकी हर चीज देखेंगे, हर चीज परखेंगे और जो उचित होगा उसमें सुधार करेंगे। तो क्या इतना कसम खाने के बाद अभी भी सशंकित क्यों है किसान? ठीक बात आप कहते हैं। किसानों के साथ कांग्रेस की जो 50-60 साल तक की सरकार रही है, उन्होंने लगातार किसानों के साथ इतना छल किया गया है कि सद्य उनका किसी पर विश्वास नहीं पैदा होता है। बावजूद इसके उनको ये देखना चाहिए कि किसानों के बारे में जो बातें प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से सरकार बनने के बाद और आज तक कहा है, उन सबको उन्होंने पूरा किया है और उसी विश्वास के बल पर उन्होंने शपथ खाया। और वो जानते हैं किसानों के मन में शंका है। जिस प्रकार का अपराध पुरानी सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने किया है किसानों के साथ, उसके नाते से एक अविश्वास उनके मन में पैदा होना ये एक स्वाभाविक है। इसके अलावा विश्वास तमाम किसानों को है भी, परंतु उनको जिस प्रकार से कांग्रेस बरगला रही है,
झूठ बोल रही है, गलत बात बता रही है और ये कह रही है कि ऐसा हो जाएगा। अरे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा जो चीज कभी होने ही वाली नहीं है उसको ये कहा जा रहा है ऐसा हो जाएगा, इसके नाते से जो झूठ किसानों के ऊपर जो कैनन वाटर से फव्वारे छोड़े जा रहे हैं, जो आंसू, क्या ये साजिश के शिकार तो नहीं हो रहे राजनीतिक दलों के? देखिए, किसानों का आंदोलन जिस प्रकार से पहले हुआ करता था और आज भी हो रहा है उसमें कुछ अंतर आया है। अंतर ये, किसान जाते थे और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पंजाब के किसान पंचायतें करते थे और लगा देते थे अपना सड़क के किनारे भोजन बनाना, ये सब तो करते थे, ये बात समझ में आती है। परंतु कैनन वाटर डालना पड़ा हमको। हमारी धैर्य की बात है कि हम केवल कैनन वाटर डाल रहे हैं, वाटर कैनन डाल रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा, चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, किसानों पर किस तरह से उत्तर प्रदेश में गोलियां चलवाते थे, इसको उनको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे प्रशासन के लोगों ने बहुत संयम बरता है और हमको वाटर कैनन तब डालना पड़ा जब कांग्रेस के बरगलाने पर जो इन प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग हैं इसको राजनीतिक हवा दे रहे हैं और उसके नाते से कुछ ऐसे लोग जो उसमें किसानों के हित से, देश के हित से कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे लोग जो उसमें घुसे हैं और इस प्रकार की चर्चा आ गई। जो कांग्रेस, मैं कह रहा था कि जैसे खालिस्तान के भिंडरवाला का वो फोटो लगाकर जो लोग चलने वाले हैं, जो उस मानसिकता के लोग हैं, वो इस आंदोलन को गलत दिशा देना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं और पूरी दिल्ली में तबाही मचाना चाहते हैं। इसके नाते नियंत्रण करने के लिए, प्रशासनिक होने के नाते शासन नियंत्रण के लिए हमको कैनन वाटर का प्रयोग करना पड़ा। और अगर देश की जनता के लिए किसानों के नाम पर किए जा रहे धोखे, अत्याचार करने वाले लोग आगे आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमको, हमारी सरकार को कुछ और बड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं, किसानों से संपर्क में हैं। कल भी आपकी वार्ता होने वाली है, हमारी वार्ता कल होने वाली है। उन पर मुद्दे तय किए जाने हैं कि किन किन पॉइंट पर आपको बात करनी है, जिसको अभी तक काला कानून रट रहे थे कांग्रेस के लोग, वामपंथी लोग। मुलायम सिंह का बेटा जो है वो रट रहा था। मुलायम सिंह के अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कल इटावा में किसानों को संबोधित कर रहे थे, किसानों को धैर्य बंधा रहे थे, इसके बारे में। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये लोग जो बोल रहे थे उस पर किसानों के मन में इनकी बातों के प्रति पर्दाफाश हो रहा है और अब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर विश्वास व्यक्त करना शुरू किया है और इस नाते से वो आए हैं, जिसको पूरी तरह से काला कानून कह रहे थे, अब वो इस स्थिति में आए हैं कि इन कानूनों में हमारी कौन कौन सी बातें मानी जानी है, कौन चीज जोड़ा जाना चाहिए, क्या इसमें कमी है, क्या बढ़ोतरी है, इन सारी बातों पर विचार करने के लिए कल नरेंद्र तोमर के साथ बैठेंगे लोग, जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनके साथ। इस प्रकार की स्थिति आ गई। नहीं तो पहले तो लगता था कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो जाने वाला है। एक बात। दूसरी बात ये कि किसानों की इन भावनाओं को अब विपक्षी लोग ताड़ गए हैं। इस नाते से उसको भड़काने के लिए वो चाहे अखिलेश हो, नारा लगवा रहे हो, जगह जगह पर भोजन पानी की व्यवस्था। एक नया नेता आया भीम आर्मी का जो आया है उसके बारे में बहुत कुछ चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। वो अभी हाथरस में एक घटना घटी थी, उसमें क्या भूमिका थी उसकी, ये सारी दुनिया देख चुकी है, सारा देश जान चुका है। अब वो उसमें मान न मान मैं तेरा मेहमान की भूमिका में है, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई बात नहीं दे रहा। और मायावती जी, मायावती तो दया आती है उन पर। बहुत पहले वो बोला करती थी तिल तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार, उसके बाद फिर लाला माफ, ठाकुर हाफ, बाभन साहब। लेकिन वो एक रैली में कहा कसम खाके कि मैंने जूते मारे चार, तिलक तराजू तलवार पे हम बोले ही नहीं। ये अब इससे बड़ा झूठ क्या होगा। वो तो आप अपनी आंख से पत्रकार होने के नाते सारी भूमिका देख रहे थे उन लोगों की, उनके लोग क्या करते थे, और उसके बाद उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों में गई और फिर उसके बाद गाली बकना शुरू किया। तो ये उनका स्वभाव है, उनको क्या कहना। आप तो उनकी पैर के नीचे से धरती खिसक चुकी है, इसलिए वो प्रलाप कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती, उनका कोई मतलब नहीं। लेकिन चुनाव में जो सर्वे आपका बता रहा है आपका, आपके IT सेल का, कि आप फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे,
22 में। इसके बाद बताएं। हाँ, देखिए, सरकार बनाने की बात जहां तक है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में पहले लोग जिस प्रकार से करते थे, आप एक उदाहरण से समझिए, जैसे नदी में एक लौकी तैरती हुई जा रही हो और उसको आप कहिए अरे सांप है काटेगा छू मत, और एक आदमी गया उसको ले आया और उसके बाद उसकी सब्जी बनाया, खाया, मस्त हो गया, उसको आनंद आया, उसका स्वास्थ्य बढ़ा। ठीक इसी प्रकार से आरएसएस बीजेपी खा जाएगी, दलितों को कुचल देगी, मुसलमानों को नष्ट कर देगी, इस प्रकार की बातें कही जाती थी। लेकिन इधर हमारी जो सरकार आई है, 14 में जो सरकार बनी, उसके बाद 19 में जो सरकार बनी, ये प्रमाणित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यानी मतदाता सजग हुआ, मतदाता बिल्कुल सजग हुआ, मतदाता को समझ में आया और दलितों को भी समझ में आ रहा है कि ठगे गए। और अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बिना भेदभाव के उनके पूरे जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब सबका साथ दिया, सबका विकास किया और सबका विश्वास प्राप्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र भाई मोदी। आगे भी अगर भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार उनका आयु की दृष्टि से कोई बाधा न, चलिए छोड़िए, ये बताइए कि 22 में उत्तर प्रदेश का चुनाव, हाँ, और राम मंदिर जी का उसी समय शिलान्यास तो आपने कर दिया जी, पुनरुद्धार कर दिया जी, सदियों से 5 दशक से मुगलों के आतंक से मुक्त करा लिया और आप उसको बनवाने चल रहे, कई पावा तैयार हो गए जी। लेकिन 22 में आप उसको भारत को, राष्ट्र को समर्पित करेंगे, तो क्या आपका वो 351 का नारा 390 में जाएगा? आपने ठीक कहा, ये तो जनता पर निर्भर करता है और जनता में जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का विश्वास बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जनता का विश्वास बढ़ रहा है, उससे जो आपने आंकड़ा बताया वो मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो मिल सकता है। और फिर कहीं आरोप लग गया ईवीएम। जी, मैं देखिए, ईवीएम को वो सब जनता जानती है, उसका कोई मतलब नहीं। जहां वो हारते हैं वहां ईवीएम सही, जहां वो जीतते हैं जहां वो जीत जाते हैं वहां ईवीएम सही है, जहां वो हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये जो अभी राम मंदिर के निर्माण के बारे में आपने कहा, मुझे लगता है कि सन 2022 में ही शायद ये लोकार्पण हो। नहीं, पहला तल तो बन जाएगा, हमको राम मिल जाएंगे। यही चीज मैं ये कह रहा हूं ना, जब उसका लोकार्पण होने लगेगा तो कांग्रेस के लोग, मुलायम सिंह का बेटा और वो तमाम सारे लोग जो हैं, मायावती और क्या लीलावती, ऐसे तमाम सारे लोग ये कहना शुरू, चुनाव नजदीक आ गया, चुनाव इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये कहेंगे वो। जैसे अभी विवेकानंद जी की मूर्ति लगाई गई एक यूनिवर्सिटी में, तो कहा कि वो बंगाल का इलेक्शन होने वाला है इसलिए। अरे मेरे भैया, उससे जरा पूछो कि वो बताए तो कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें हिंदुस्तान में चुनाव नहीं हो रहा है। कोई 6 महीना पहले होगा तो कोई साल भर पहले होगा, और विवेकानंद मूर्ति को सामने। लेकिन आपकी तो मांग है एक राष्ट्र एक चुनाव। यह राष्ट्र के हित में है, राष्ट्र के लोगों के हित में है, और राष्ट्र के अलावा जो इसकी आराधना करते हैं, वंदन करते हैं, इसमें जितने लोग रहने वाले हैं उनके लिए भी, और हमारे जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी, और तमाम देश जो है उनके लिए भी यह अच्छा है कि इस विशाल देश में एक देश, एक चुनाव हो, इससे आर्थिक बचत होगी। और ये जो तमाम रोज लगा हुआ है ये चुनाव का आचार संहिता लगती है, उसके नाते विकास कार्य। एक चीज आप नहीं मानेंगे कि देश का अरबों रुपए खर्च बचेगा। ये मैं बता रहा हूं, उसका खर्च बचेगा। इसके अलावा जैसे हमने कुछ काम किया, पता ये चला कि निषेधादेश आ गया कि भाई चुनाव होने वाला है, अब ये काम नहीं कर सकते, उसके नाते वो प्रगति रुकती है। तो एक देश, एक चुनाव होने पर देश की प्रगति बढ़ेगी, जनता का विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा, हम मजबूत होंगे, सबल होंगे। चलिए, इसी के साथ साथ आप लड्डू खाइए। बंगाल में तो शायद सरकार बनने जा रही है आपके मुंह में घी शक्कर। बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, वहां की जनता त्राय कर रही है। ममता दीदी, आपके 1500 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं अभी। देखिए, अब
बलिदान के लिए तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम जनता के जो हमारे सहयोगी हैं वो इसीलिए पैदा हुए। भाई पहला बलिदान तो आपका कश्मीर में हुआ, भाई बलिदान हमारे लाल चौक पे। जी 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 जी, हमारे वो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, एक देश एक निशान एक विधान के लिए अपना बलिदान दिया। उसके अलावा भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से इस राष्ट्र के लिए काम कर रही है तब से उसके हजारों हजार कार्यकर्ता विभिन्न जगहों पर राजनीतिक कारणों से। चलिए एक नया मुद्दा आ जाइए। सहिला जो जेएनयू की छात्रा थी, उसके पिता ने कल कह दिया, जो देशद्रोह का उस मुकदमा किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, लोगों ने हाय तौबा मचाई और कल पता लगा कि उस साहिला के पास 3 करोड़ रुपए की फंडिंग आई पाकिस्तान से। देखिए, और ये खुल गया और उसका बाप भी कह रहा कि मेरी बेटी देशद्रोही है। इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आप कानून के रखवाले हैं। देखिए, ऐसा है कि जब यूनिवर्सिटीज में लड़के एडमिशन लेते हैं, तो उनका मन बड़ा कच्चा होता है, कच्ची माटी जैसे होते हैं। जिस रंग में उनको ढालना चाहिए उस रंग में ढालिए। दुर्भाग्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी और उसमें वामपंथियों का इस तरह से बोलबाला है जो भारतीय संस्कृति के शत्रु हैं, और वो इस प्रकार की बात करते हैं। अभी साहिला की बात तो मैं करूंगा, उसके पहले मैं बताऊं, नाम नहीं लूंगा। हमारे एक मित्र हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और उनका बेटा इसी वामपंथी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया और उसने अपने मन से विवाह किया। भारतीय संस्कृति की कोई बात नहीं मानता है, और वो एक दिन तो बड़े गर्व के साथ कह रहा था कि मैं तो गोमांस भी खाता हूं। यानी उसको कोई चीज से कोई मतलब भी नहीं है। तो ऐसे लोग हैं, और इस तरह से वो ऐसी यूनिवर्सिटी में अगर साहिला इस प्रकार का अपराध कर रही है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और ये बहुत खुशी की बात ये है कि समय रहते उसका बाप सचेत हो गया, और नहीं तो ये उसको मरवाई डालती, मर जाता वो। और यह बात बहुत अच्छी है कि कम से कम राष्ट्र के प्रति वो सजग प्रहरी है, सजग आदमी है। कम से कम अपनी शरीर से पैदा हुई, अपने खून से पैदा किया जिसने, जिस लड़की को, उसके भी आपराधिक प्रवृत्ति को, देशघाती प्रवृत्ति को उजागर कर रहा है। इसके लिए मैं उसको साधुवाद देता हूं। चलिए, आपने हमको समझ दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।